लेट्स स्टार्ट। हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे। हमने बीजगणित पढ़ी, त्रिकोणमिति पढ़ी, क्षेत्रफल आयतन के फॉर्मूले देखे। अब अपन लेते हैं एक नया टॉपिक जो अभी तक आपके टच में नहीं आया है। टॉपिक का नाम है अवकलन या अवकलज गणित। अवकलज गणित, ठीक है। इसे आपको बहुत अच्छे से सीखना है, लगभग हर चैप्टर में काम आएगा ये, ठीक है। इसके बिना, ऐसा कहते हैं कि इसके बिना फिजिक्स अपाहिज है, लूली लंगड़ी है। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिजिक्स में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसको बड़े गौर से समझना है अवकलन को, ठीक है। तो कैसे समझेंगे आप? मैं जनरल चीज़ें आपको समझाऊं। जैसे आपके पास एक समीकरण है y बराबर x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, y जो है ना, y वो x पे निर्भर करता है। y किस पे निर्भर करता है? x पे। अगर x का मान परिवर्तित होगा तो y का मान भी परिवर्तित होगा। जैसे x का मान 0 रखें तो y का मान क्या आएगा? 0 0 रखें तो y का मान आएगा 2। x का मान यदि 1 रखें तो 1 प्लस 1 प्लस 2, तो y का मान कितना आएगा? 4। तो आप समझ पा रहे हो, y का मान किस पे निर्भर करता है? x के मान पे। x का मान बदलेगा तो y का मान भी बदलेगा। क्लियर है? तो मैं ये कहूँगा कि x के मान में जब परिवर्तन होगा तो y के मान में भी परिवर्तन होगा या नहीं? ठीक है। अब देखो, मान लो कि x के मान में परिवर्तन हुआ तो x के मान में जो परिवर्तन होता है उसे अपन लिखते हैं डेल x से। किससे लिखते हैं? डेल x। क्या पढ़ते हैं इसको? डेल x। और इसका मीनिंग क्या होता है? डेल x का मतलब होता है x2 माइनस x1। क्या होता है बताओ? x2 माइनस x1। मतलब मान ले कि पहले x का मान था 10 और बाद में ये बढ़ के कितना हो गया? 15। तो परिवर्तन कितना हुआ? x2 माइनस x1। 15 माइनस 10 कितना हुआ? 5। तो परिवर्तन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे बताओ? डेल x। ये एक ही राशि है, ये अलग अलग नहीं हो सकती कभी भी। डेल x एक ही राशि है, इसको क्या पढ़ेंगे? x में परिवर्तन। फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1। ऐसे ही यदि मैं बोलूँ डेल y, तो डेल y को क्या पढ़ेंगे? y में परिवर्तन, या फिर इसको अपन बोलेंगे y2 माइनस। क्लियर है? y में परिवर्तन मतलब y2 माइनस y1। क्लियर है? अब यदि अपन इसको ऐसे लिख दें डेल y बटे डेल x, क्या लिख दें बताओ? डेल y बटे डेल x। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? इसको पढ़ेंगे y में x के सापेक्ष परिवर्तन। y में x के सापेक्ष परिवर्तन। समझ पा रहे हैं आप? ये क्या लिखा हुआ है? y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। भाग लगा दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे? y में परिवर्तन किसके सापेक्ष? x में परिवर्तन के सापेक्ष। समझ रहे हो? तो शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे इसको? y में x के सापेक्ष परिवर्तन। समझ रहे हो? अब आगे समझो। जैसे मान लें कि x का मान 10 से बढ़ के 15 हो गया, तो डेल x कितना आ गया? डेल x 15 माइनस 10 कितना आ गया बताओ? 5। इसको क्या बोलेंगे? x में परिवर्तन कितना हुआ? 5। अब मैं कह रहा हूँ कि x का मान 10 से बढ़ के 10.02 हो गया। अब बताओ डेल x कितना आ गया? डेल x परिवर्तन, इसमें से इसको घटाओ 0.02। तो ये जो परिवर्तन आया, इस परिवर्तन को अपन किससे लिखेंगे? dx से। डेल की जगह पे क्या लगाएंगे बताओ? d लगाएंगे। डेल की जगह पे क्या लगाएंगे? d। दोनों में अंतर क्या है? इसका मीनिंग भी x में परिवर्तन है और इसका मीनिंग भी x में परिवर्तन है। बस ये क्या है? ये परिवर्तन कितना भी बड़ा हो सकता है, और dx का मतलब होगा बहुत छोटा परिवर्तन, बहुत कम परिवर्तन, अल्प परिवर्तन। अल्प, समझे आप? तो अगर x में अल्प परिवर्तन हो रहा है तो अल्प परिवर्तन को किससे लिखेंगे? dx से। और अधिक परिवर्तन हो रहा है तो अधिक परिवर्तन को किससे लिखेंगे बताओ? डेल x। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं कि ये जो लिखा हुआ है
अगर इसके लिए मैं बोल दूं कि इसमें यदि x में अत्यल्प परिवर्तन हो, अत्यल्प परिवर्तन हो, मान ले कि x में परिवर्तन अति अल्प है, अत्यल्प है, जानते हो ना अति प्लस अल्प, तो अत्यल्प परिवर्तन है, तो x में बहुत कम परिवर्तन है, तो y में भी परिवर्तन क्या हो जाएगा बताओ, बहुत कम होगा, होगा या नहीं। और जब बहुत कम परिवर्तन हो तो डेल की जगह क्या लिखेंगे बताओ, d, तो इसको क्या लिखेंगे, dy/dx, क्या लिखेंगे बताओ। दोनों में अंतर क्या है, y में x के सापेक्ष परिवर्तन, और इसको क्या बोलेंगे, y में x के सापेक्ष अल्प परिवर्तन। समझ में आया नहीं, बोलो। अगर परिवर्तन अत्यल्प हो तो ऐसे लिखेंगे y में x के सापेक्ष अल्प परिवर्तन, या शॉर्ट में यही बोल देते हैं y में x के सापेक्ष परिवर्तन। बस ध्यान क्या रखना है कि d लगा हुआ है तो परिवर्तन क्या हो रहा है, अत्यल्प, और डेल लगा हुआ है तो परिवर्तन क्या हो रहा है, ज़्यादा। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, इसी को लेते हैं अपन वापस से। आपको ये लिखा हुआ दिख जाए कहीं भी dy/dx, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, y में x के सापेक्ष परिवर्तन, ये पढ़ेंगे आप। और d लगा हुआ है तो मतलब कैसा परिवर्तन है, अल्प परिवर्तन। या दूसरा क्या पढ़ोगे आप, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर ऐसे भी बोल सकते हो आप, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन। समझ में आया? ये जो परिवर्तन होता है या परिवर्तन की दर होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, अवकलन। क्लियर? कोई दिक्कत? तो कहीं भी आपको dy/dx लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, y का x के सापेक्ष अवकलन, या y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यही हुआ इसका मतलब। क्लियर है? अब मैं आपको बोल दूं dz/dx, तो इसको क्या पढ़ेंगे, z का x के सापेक्ष अवकलन। मैं बोलूं dv/dt, क्या पढ़ेंगे, v का t के सापेक्ष अवकलन, v का t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, या फिर अपन ऐसे बोल दें d गणेश/d नितिन, तो कुछ समझ आया, गणेश का नितिन के सापेक्ष अवकलन। क्लियर हुआ ये? कोई दिक्कत? तो इसको बोलते हैं अपन अवकलन। क्लियर है? अब अवकलन के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको सीधे याद करने हैं। जैसे आपने 10th क्लास में त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद किए थे, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, किए थे या नहीं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऐसे अवकलन के कुछ फॉर्मूले जो आपको सीधे याद करने। ये फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे आए, ये जानने के लिए आप 12th क्लास की मैथ्स पढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स वाले सर आपको 12th में बताएंगे कि ये कैसे आए। अभी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अपने फिजिक्स में तो डायरेक्ट याद रखने है ना। तो देखो आप फॉर्मूले शुरू करें। पहला फार्मूला अवकलन का d/dx, d/dx लिखा हुआ है और यहाँ मैंने लिख दिया कांस्टेंट। क्या लिख दिया? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है नियत राशि। नियत राशि मतलब जो समय के साथ नहीं बदलती है। ऐसी भौतिक राशि जिसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट या नियत। तो कोई भी नियत राशि है, उस नियत राशि का, अब इसको क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट का x के सापेक्ष अवकलन पढ़ेंगे।
तो इसका अवकलन आंसर क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। मतलब याद कैसे करेंगे, नियत राशि का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है। क्लियर। दूसरा लेते हैं, d/dx x की घात n, x की घात n, इसका अवकलन करेंगे तो आंसर आएगा n x की घात n माइनस 1, n x की घात n माइनस 1। क्या पढ़ेंगे इसको, x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने के बाद आंसर ये मिलेगा, आंसर मिलने के बाद ये नहीं लगाते हैं d/dx। d/dx तो क्या कहता है कि अवकलन करो। जैसे आपको लिख दिया 5 + 3 + 8, तो आंसर क्या लिखोगे, 16 ही तो लिखोगे, ये चिन्ह थोड़ी लगाओगे चिन्ह। तो अवकलन क्या है, एक प्रकार का चिन्ह है, इसको बाद में नहीं लगाया जाता। यहाँ कह रहा है ये कि x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन करो, तो आंसर क्या मिलेगा, n x की घात n माइनस 1। अब इसको समझें कैसे हल करेंगे, समझें इनको। जैसे देखो दोनों बताता हूँ, पहले के लिए एग्जाम्पल, x के सापेक्ष अवकलन करना है 20 का, तो 20 क्या है, 20 नियत राशि, 20 में कोई समय के साथ परिवर्तन होगा, नहीं होगा, तो इसका अवकलन कितना आएगा, 0। मैं बोलूँ यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, अब बताओ इसका अवकलन कितना आएगा, 0। 1000 क्या है, नियत राशि, तो नियत राशि का अवकलन क्या आएगा बताओ। क्लियर। दूसरे पे आओ, x की घात n, मैं आपको बोलूँ आपको अवकलन करना है x की घात 5 का, x की घात 5 का x के सापेक्ष अवकलन। क्या पढ़ेंगे इसको, x की घात 5 का x के सापेक्ष। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5x की घात 5 माइनस 1, मतलब 5x की घात 4। बोलो आएगा इन। क्लियर है। दूसरा देखो, आपको अवकलन करना है x की घात -3 का, कैसे करोगे बताओ। वही फॉर्मूला n x की घात n माइनस 1, तो n का मान कितना है, -3, तो -3 गुना x की घात -3 माइनस 1, हल करो, -3 गुना x की घात -4, -3 और -1 कितना हो जाएगा, -3। आ गया हो। आपको अवकलन करना है x की घात 3/2 का, मैच करो, x की घात 3/2 का x के सापेक्ष अवकलन, तो n का मान कितना हो गया, 3/2, हल करो, तो क्या करेंगे, n x की घात n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 3/2 x की घात 3/2 माइनस 1, 3/2 x की घात 3/2 में से 1 घटाओ, लघुत्तम लेके घटा लो तो कितना बचेगा, 1/, समझ आया, बोलो। तो इस तरीके से अपन x की घात कितनी भी लगी हो उसका अपन अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, आगे आओ, आगे बात करते हैं अपन। जैसे आपको अवकलन करना है 1/x का, तो 1/x का अवकलन क्या आएगा, तो सबसे पहले तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, अवकलन करना है 1/x को ऐसे लिख दूँ, x की घात -1, 1/x को क्या लिख सकते हैं, x की घात, सही है, तो x की घात -1 का x के सापेक्ष अवकलन। तो फॉर्मूला लगाओ ये वाला, n का मान क्या हो गया, -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा आगे, ये -1 आ गया, और x की घात -1 -1, तो हल करो क्या आंसर आएगा, -1 x की घात -2, और x की घात -2 को क्या लिख सकते हैं, 1/x की घात 2, तो मतलब गुणा करें तो -1/x²। बोलो आया क्या, -1/, मैं आपको बोलूं अवकलन करें आप 1/x का, सॉरी अवकलन करें x का, तो क्या पढ़ेंगे इसको, x का x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे x की घात कितनी है बताओ, 1, कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे 1,
1 मान लेंगे तो ये फार्मूला लगाओ, एन एक्स की घात n माइनस 1, तो क्या आएगा बताओ, 1 एक्स की घात 1 माइनस 1 एक्स की घात 0, तो 1 गुणा एक्स की घात 0। किसी भी राशि की घात 0 हो तो उसका मान आता है 1। और बीच में ये जो डॉट लगा हुआ है ना, डॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि 1.1, ये पॉइंट नहीं है, ये डॉट है, और डॉट का मतलब गुणा ही होता है, गुणा। तो 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा बताओ। तो x का x के सापेक्ष अवकलन कितना आएगा बताओ, समझ आता है। आगे देखो, आपको अवकलन करना है रूट x का, रूट x। तो रूट x का कैसे करेंगे, पहले तो इसको एक बार ऐसे लिख लें, क्या अवकलन करना है रूट x का मतलब होता है x की घात 1/2 होता है क्या, x की घात आधी लगाते हैं हम, उसी को क्या बोलते हैं, रूट x बोलते हैं। अब ये फार्मूला लगा दो, एन एक्स की घात n माइनस 1, एन कितना है 1/2, और x की घात n 1/2 और माइनस 1। आगे हल करो, 1/2 आधे में से 1 घटाएं तो माइनस आधा बचेगा, और जब घात माइनस में हो तो उसको प्लस में बनाने के लिए क्या करते हैं, 1/x की घात 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। माइनस की घात को प्लस में बनाने के लिए नीचे ले जाते हैं। अब देखो आप 1/2 तो ऐसे ही, और x की घात 1/2 को वापस क्या लिख सकते हैं, रूट x की घात 1/2 को क्या लिख सकते हैं, आ गया आंसर। तो इस तरीके से x की घात n के अवकलन किए जाते हैं। अब इसमें से कुछ अवकलन आपको डायरेक्ट याद रखने जो बार बार काम आएंगे, तो बार बार इतना हल करके अपन नहीं देखेंगे, उनको डायरेक्ट याद रखना है। कुछ अवकलन जैसे पहला, x का x के सापेक्ष अवकलन, तो ये निकाला अपन ने यहाँ पे, ये रहा x का x के सापेक्ष अवकलन कितना है, हल करने की जरूरत नहीं है, सीधे याद रखो क्योंकि बार बार काम आएगा। चौथा देखो, 1/x का अवकलन, ये निकाला है देखो 1/x का, ये रहा क्या आया है, -1/x²। तो ये भी बहुत ज़्यादा काम में आएगा, डायरेक्ट याद कर लो, फॉर्मूला मान लें इसको। पांचवा, रूट x का अवकलन, तो रूट x का भी अभी निकाला है, ये रहा 1/2 रूट x, तो ये भी डायरेक्ट याद कर लें। ये ऐसे अवकलन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो बार बार हल करके देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए डायरेक्ट याद कर लेंगे। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। तो ये 5 फॉर्मूले हो गए, ये समझ आए यहाँ तक। आगे देखो, अब आगे अपन लेते हैं त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। त्रिकोणमितीय फलन पढ़े ना अपन ने, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक, तो उनके अवकलन क्या होते हैं, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखो आप, छठा लेता हूँ मैं, साइन x का x के सापेक्ष अवकलन। क्या पढ़ेंगे, साइन x का x के सापेक्ष अवकलन, ये होता है cos x, याद रखना। सातवां, cos x का x के सापेक्ष अवकलन, तो ये आपके पास हो जाएगा -sin x। आठवां, tan x का x के सापेक्ष अवकलन, तो ये याद करना है, ये होगा sec² x। नौवां, cot x का x के सापेक्ष अवकलन, -cosec² x। 10वां, sec x का x के सापेक्ष अवकलन, sec x गुणा tan x। 11वां, cosec x का x के सापेक्ष अवकलन, -cosec x इंटू cot x। ठीक है, -cosec x इंटू cos x। तो ये फॉर्मूले जो आपको सीधे याद करने हैं, जैसे आपने याद किया ना a + b का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ये याद रखने कि साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स, कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ये सारे आपको याद करने हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे आओ, आगे बात करते हैं अपन 12वां। अब थोड़े से नए फलन लेते हैं। आपको अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, किसका, लॉग एक्स, LOG, लॉग एक्स। क्या होता है लॉग, लघुगणक गणित क्या होती है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, अभी डायरेक्ट याद रखना है। लॉग नीचे लिखा होगा यहाँ पे ये ई लिखा होगा, छोटा ई आधार में, और यहाँ एक्स। तो लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1/x, ठीक है। 13वां आप अवकलन करेंगे e की घात x का, ये चरघातांकीय फलन है, ये भी इसी चैप्टर में बताऊंगा। चरघातांकीय फलन e की घात x, इसका अवकलन करो तो क्या आएगा, e की घात x ही आएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पास कुछ बेसिक फॉर्मूले। अवकलन के और भी बहुत फॉर्मूले, लेकिन ये बेसिक हैं जो अपने फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ आएंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ अलग टाइप के फॉर्मूले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको समझें आप। 14 आपको अवकलन करना है, एक तो कोई कांस्टेंट है, c मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नियत राशि, और साथ में कोई x का फलन है। इसका मीनिंग समझना, c तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब जैसे 10, 20 है ना, a b c कुछ भी हो सकता है। x को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, नियत राशि। तो ये तो नियत है, और u यहाँ पे क्या माना गया है, x का फलन। x का फलन मतलब u का मान हमेशा x के रूप में होगा, x के रूप में, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, साइन एक्स, या फिर x की घात 3 प्लस 2x प्लस साइन एक्स, ऐसे हमेशा x के रूप में होगा। तो समझ रहे हो, c तो नियत राशि है और u x के रूप में होगा। अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ आ जाए, एक नियत राशि और एक x वाला फलन गुणा में हो, तो इसका अवकलन हम कैसे करेंगे, नियत राशि को तो रखेंगे बाहर, और अवकलन किसका करेंगे बताओ, u का। किसका अवकलन करेंगे, अब u की जगह कुछ भी हो, जैसे u की जगह साइन x लिखा है तो साइन x का अवकलन cos x हो जाएगा, u की जगह tan x लिखा है तो tan x का अवकलन sec x। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना है। फिर समझो, अगर x के सापेक्ष अवकलन करना है एक नियत राशि का, तो पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा। लेकिन अगर x के सापेक्ष अवकलन करना है एक नियत राशि और गुणा x वाला पद, तब नियत राशि का अवकलन 0 नहीं होगा। तब कैसे हल करेंगे, नियत राशि को बाहर ले लेंगे और ये जो x वाला पद है इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्लियर हुआ है। अगला देखो 15, अगर मान लो कि x वाले पद आपके प्लस माइनस में आ जाए, u प्लस माइनस b, मतलब u यहाँ पे एक x वाला पद है और v भी एक x वाला पद है, अलग अलग है। जैसे मान लो एक तो x की घात 5 और प्लस साइन x सॉरी, तो दो पद आ गए, दोनों अलग अलग हैं। तो u और v दोनों x वाले पद हैं और अब इनका अवकलन करना है। अब ये चाहे प्लस में हो या माइनस में, तो कैसे अवकलन करेंगे, पहले u का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो du/dx कर दिए। फिर v का प्लस माइनस ऐसे ही लगाएंगे और फिर v का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे, dv/v का x के साथ, दोनों का अलग अलग। इन दोनों पे उदाहरण समझे आप, इन दोनों पे 14 और 15 पे देखो, मैंने आपको बोला 20x², इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, तो समझ पा रहे हो 20 क्या है यहाँ पे बताओ, नियत राशि है ना, और x² ये x वाला पद हो गया। कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नियत राशि को रखेंगे बाहर, तो नियत राशि को तो बाहर रख लिया
और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे किसका बताओ, x स्क्वायर का। किसका करेंगे, x वाले पद का। u का मतलब क्या है, x वाले पद का। तो 20 तो ऐसे ही रहेगा गुणा x स्क्वायर का अवकलन। तो x स्क्वायर का किस फॉर्मूले से होगा, x की घात 2। तो क्या हो जाएगा, 2x की घात 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 माइनस 1। अब ये d/dx नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कह रहा है अवकलन करो, हमने कर दिया। तो आंसर क्या आ गया, 20 दूनी 40 और x की घात 2 माइनस 1 करें तो x की घात। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा ही। जैसे मान लो मैं आपको लिख दूं 5/3 sin x। अब कैसे अवकलन करेंगे, तो 5/3 नियत राशि है और sin x x वाला पद है, तो इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो नियत राशि को तो बाहर रख लेंगे 5/3 और अवकलन किसका करेंगे बताओ, sin x का। किसका करेंगे, तो 5/3 ऐसे ही, और sin x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा बताओ, cos x। आ गया आंसर, समझ आया। अब बात करते हैं प्लस माइनस की। प्लस माइनस जैसे मैं बोल दूँ आपको x स्क्वायर प्लस 10 का अवकलन करो आप x के सापेक्ष। किसका अवकलन करना है, x स्क्वायर प्लस 10 का। कैसे करेंगे, ये रूल क्या कहता है कि पहले तो u का अवकलन करो x के सापेक्ष, फिर जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा दो और फिर v का अवकलन करो। तो कैसे करेंगे, पहले तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे किसका बताओ, x स्क्वायर का करेंगे, फिर जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा देंगे, फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे अगले पद का। अगला पद क्या है बताओ, 10। अब बताओ x स्क्वायर का अवकलन करें x के सापेक्ष इस फॉर्मूले से, तो क्या आएगा, 2x की घात 2 माइनस 1 प्लस 10 का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 0। 10 क्या है, नियत राशि, तो नियत राशि का 0। तो आंसर क्या आ गया, 2x। समझ आया है। और देखो एक और ऐसा ही, जैसे आपको 2 पद दे दिए, ऐसे दे दिया sin x माइनस log x। अब कैसे करेंगे बताओ, पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे किसका बताओ, sin x का, फिर माइनस चिन्ह ऐसे लगाएंगे, फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे किसका बताओ, log x का। तो बताओ sin x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, cos x, फिर माइनस log x का अवकलन, log x का कितना हो जाएगा, 1/x। आंसर आएगा। समझ में आया। तो प्लस या माइनस हो तो ऐसे हल करिए, ठीक है। तो ये 2 तरीके आपको समझ में आए। अगर गुणा में नियत राशि हो तो नियत राशि को बाहर ले लेते हैं, और प्लस या माइनस में हो तो ऐसे हल करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो एक और, अब इन दोनों को ही मिक्स कर देता हूँ मैं, इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ। दोनों को मिक्स कैसे, जैसे देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4.5, इसका अवकलन करना है आपको, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब इसमें दोनों मिक्स हैं, प्लस माइनस के चिन्ह भी है और गुणा में नियत राशियाँ भी है। तो कैसे हल करेंगे, पहले ये वाला लगाएंगे। कैसे कि पहले तो अवकलन करेंगे अपन किसका बताओ, 3x स्क्वायर का x के सापेक्ष, फिर प्लस का चिन्ह ऐसे ही, फिर अवकलन करेंगे किसका बताओ, 2x का x के सापेक्ष, फिर अवकलन करेंगे किसका बताओ, 4.5 का x के सापेक्ष। क्लियर। पहले तो ये वाला लगा दिया, चाहे कितने ही पद हो, यहाँ 2 बताएं, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। अब दूसरा वाला नियम लगाएंगे, ये वाला कि ये नियत राशि है और ये x वाला पद है, नियत राशि x वाला पद, तो नियत राशि को बाहर रखेंगे। तो यहाँ से नियत राशि को तो बाहर ले लेंगे 3 को, और अवकलन किसका करेंगे बताओ, x वाले पद का। अभी तक अवकलन किया नहीं है हमने,
अभी तक सिंपल नियम लगा रहे हैं साधारण। यहाँ पे दो नियत राशि है, दो को बाहर रख लेंगे और अवकलन किसका करेंगे बताओ, x वाले पद करेंगे। अब बताओ यहाँ पे ये तो नियत राशि है, नियत राशि का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है। आगे बढ़ो, 3 ऐसे ही x स्क्वायर का अवकलन करो, तो x स्क्वायर का वही x की घात n से होगा, तो क्या हो जाएगा 2x की घात 2 माइनस 1 प्लस 2 ऐसे ही गुणा x का x के सापेक्ष अवकलन, मैंने बोला डायरेक्ट याद कर लो, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 तो गुणा में आ गया ये, तो डॉट का मतलब गुणा है यहाँ, तो 3 दूनी 6 और x की घात 1 और 2 एकम 2। समझ आया। तो इस तरीके से अपन अवकलन हल करते हैं, है ना। ये कंटिन्यू चलेगा, आगे भी चलता रहेगा इसी तरीके से, ठीक है। बाकी सब अगली क्लास में देखेंगे। आज आपका काम क्या रहेगा, जितने भी फॉर्मूले बताएं इन फॉर्मूले को रफ कॉपी में लिख के और उन्हें याद करना। नोट्स की चिंता ना करें, नोट्स ऑटोमेटिक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे, तभी लिखें, पहले ना लिखें, ठीक है। क्लियर है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।